नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। जो आज हम देखने वाले हैं, जो हमारा हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 31। ठीक है, इससे पहले मैंने 30 प्रैक्टिस सेट आपको डाल रखे हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आराम से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर किसी को राम सिंह यादव की जो प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती है, ठीक है, अगर वह किसी को खरीदना है तो वह खरीद सकते हैं ओनली 25 रुपये में। ठीक है, अगर आप उसे बुक स्टोर से खरीदोगे तो आपके लिए कम से कम 125 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, और यही बात करते हैं राम सिंह यादव को एक बुक आती है, ठीक है, आर्मी जीडी के लिए, अगर वह आपको खरीदना है तो वो भी ओनली 25 रुपये। दोनों के दोनों बुकों का कॉम्बो आपके लिए 50 रुपये का हो जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसे खरीदोगे बुक स्टोर से तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, मगर यहाँ पर आपके ओनली सिर्फ 50 रुपये में दोनों की दोनों बुकें यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। अगर बात करते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का आपका समय होता है, और समान ज्ञान से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये 4 भागों में डिवाइड होता है समान ज्ञान से। फिर आपके साइंस के 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। ठीक है भाई, तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, यहाँ कह रखा है कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये सारे के सारे युद्ध जो हमारे हुए थे, ठीक है, 4 युद्ध हुए थे, उनके सारे के सारे हमें प्रधानमंत्री याद होना चाहिए। पहला हुआ था 62 में, फिर 65 में, फिर 71 में, फिर हुआ था आपके 99 में। 1962, 1962, 1965, 1971, 1999 ये युद्ध हुआ था। पहला हुआ था चीन और भारत के बीच, ठीक है, फिर हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, फिर हुआ था पाकिस्तान, ठीक है, और भारत के बीच, फिर हुआ था तुम्हारा कारगिल वाला। ठीक है, फिर हुआ था कारगिल वाला, ये भी आपका हो जाता है पाकिस्तान और भारत के बीच। अगर बात करते हैं चीन के समय, चीन के समय हमारे जब 1962 वाला युद्ध हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, 1965 की बात करते हैं तो उस समय कौन थे, वो हमारे हो जाते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो शास्त्री जी हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो शास्त्री जी हो जाएगा, तो 1965 का मुझे रखा है शास्त्री जी। और 1971 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाती हैं इंदिरा गांधी हो जाती हैं। ठीक है, और यही बात करें हम कि कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो सारे के सारे में याद होना चाहिए कि 1962 में कौन थे, नेहरू जी। 1965 में हो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में आपके हो जाते हैं इंदिरा गांधी जी हो जाती हैं। और बात करें 1999, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो चारों की चार आपको क्या है, याद होना चाहिए, एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वह भी बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ दे रखा है डूरंड कप किससे संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत स्वतंत्र कब हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है। जो पुलित्जर पुरस्कार है वह किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रखा है। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ये पत्रकारिता से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं 2020 के 3 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। किन किन को, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, एक दिया गया था डायर सिंह, इन्हें लिख लेना, पूछ सकता है। ठीक है, ये एक तो गया था डायर सिंह जी के लिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं ये मुख्तार खान। ठीक है, दूसरे हो जाते हैं आपके मुख्तार खान हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, ये हो जाते हैं तुम्हारे चन्नी आनंद थे। ठीक है, चन्नी आनंद, ये सबको आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, तीनों की तीनों इनको 2020 के क्या दिए गए हैं, ये आपके लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। पहले डायर सिंह जी के लिए, फिर मुख्तार खान को, फिर चुन्नी गोस्वामी को। ठीक है, चुन्नी आनंद जी को, गोस्वामी नहीं है, चुन्नी आनंद जी है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों को याद रखना है क्योंकि 2020 से पूछ रखा है पुलित्जर पुरस्कार, तो इनके बारे में पूछ सकता है 2020 में किसे दिए गए थे। तो ये आपको याद होना चाहिए तीनों की तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखा है 2022 का शीत ओलंपिक मेजबानी का आयोजन करने वाला देश कौन सा है, ये आपसे पूछ रखा है। तो बताइएगा यहाँ पर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल। अगर 2020 के ओलंपिक की बात करें, 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो आपके टोक्यो जापान में होने वाला था, मगर उसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो कहाँ पर, 2021 में होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा राइट, अगर बात करें 2022 का शीत ओलंपिक की मेज़बानी की बात करेगा, तो शीत ओलंपिक जो होने वाला है वो आपका हो जाता है कहाँ पर, बीजिंग में, ठीक है। चीन के बीजिंग में होगा 2022 का। ही बात करें कि 2024 का, ठीक है, 4 साल बाद होता है तो 2026 बढ़ेगा, 2026 का। अगर 2026 का शीत ओलंपिक की बात करते हैं, तो ये कहाँ होने वाला है, ये हमारे होने वाला है इटली में, ठीक है। कहाँ होने वाला है, इटली में होने वाला है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, याद रखा है भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है, ठीक है। 1953 की बात करें तो इनकी शक्तियों के बारे में दे रखा है। 53 की बात करें, अनुच्छेद 53 की बात करें तो इनकी शक्तियों के बारे में दे रखा है। 1954 की बात करें, उन्हें चुनने के बारे में दे रखा है, ठीक है, राष्ट्रपति को चुनने के बारे में। मगर बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 51 की, तो ये आपकी हो जाती है संविधान के विदेश नीति के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा खेल गए हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ देखता है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अब तक मैंने प्रैक्टिस सेट में ये आपके लिए 3 बार का रखा है, ठीक है, 3 बार का रखा है। तो इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, तो आपको पता है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये आया था 1498 में। कब आया था, 1498 में भारत आया था। और 1492 में किसकी खोज की गई थी, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आया तो दिल्ली का जो शासक था, यहाँ पर ध्यान रखना किसका पूछ रहा है, दिल्ली का शासक यहाँ पर पूछ रखा है, तो वो आपका हो जाता है सिकंदर शाह। कौन था, दिल्ली का शासक उस समय जो था वो आपका सिकंदर शाह हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ब्रिक्स में एस किससे संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, तो ब्रिक्स जो है वो आपके 5 देशों का समूह है। किसका, 5 देशों का समूह है। जैसे आपका बी दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। आर से क्या हो जाएगा, आपका रसिया हो जाएगा, ठीक है। आई से इंडिया हो जाएगा। सी से चाइना हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, मतलब साउथ अफ्रीका। तो कहाँ दे रखा है, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला, ठीक है। यहाँ दे रखा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो कब हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। 2 अक्टूबर, ये तो आपको पता ही है, डेट तो है ना, 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, गुजरात में पड़ता है। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, 2 अक्टूबर 1889 में। इनकी डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दे रखा है, बस्तर जिला किस राज्य में है, ठीक है। बिल्कुल, बस्तर जिला किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो जो बस्तर जिला है, ठीक है, जो बस्तर जिला है, ये क्या है, कि किस लिए फेमस है। पहली बात तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बस्तर जिला किस लिए फेमस है। तो वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और जंगल बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो आदिवासियों के लिए और जंगल के लिए बहुत ही फेमस जगह है, तो इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो बस्तर जिला कहाँ पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर, वो बहुत ही खूबसूरत जंगल और आदिवासियों वाला जिला हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखा है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी
पेले किस देश का था, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश का था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है ये बताइएगा बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ब्राज़ील का, ठीक है। जो पेले था वो कहाँ का रहने वाला था, वह आपका ब्राज़ील का रहने वाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखा है पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ठीक है। तो पूर्वोत्तर में अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेज कब आए थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में। उसके बाद 8 साल के बाद उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पे, सूरत में। कहाँ की थी, सूरत में की थी, जो आपकी हो जाती है 1608 में। डेट पूछ रहे तो भी याद रखना, ठीक है। 1608 में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, कहाँ पर, सूरत में। तो ये आंसर जो रहने वाला है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है। यहाँ रखा है विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी। तो यहाँ पर विद्युत में पूछ रखा है, तो ये भी आपको क्या है, याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो विद्युत में चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, बताइएगा। देखो बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बिल्कुल बात करें कि रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, सिर्फ रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ रेलगाड़ी जो चली थी सबसे पहले वो डलहौजी चलाई थी। किसने, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी सबसे पहले रेलगाड़ी। कब चलाई थी, 1853 में चलाई थी। कब, 1853 में। कहाँ से चलाई थी, मुंबई से ठाणे, है ना। कहाँ से चलाई थी, ये आपके मुंबई से ठाणे तक चलाई थी। ये तो आपको याद ही होगा कि 1853 में डलहौजी ने कहाँ से, मुंबई से ठाणे सबसे पहले ट्रेन चलाई थी, ठीक है। यहाँ बस यहाँ पर डिफरेंट दे रखा है कि भाई जो विद्युत वाली चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। तो वह आपकी चलाई गई थी 1925 में। कब चलाई गई थी, 1925 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। आपकी चली थी मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से कुर्ला तक, ठीक है, मुंबई से कुर्ला तक ये आपकी चलाई गई थी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो मुंबई से कुर्ला तक चलाई गई थी। और प्रथम रेलगाड़ी की बात करें तो डलहौजी चलाई थी 1853 में, मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भी यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ देखा है सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, रक्षा मंत्री यहाँ पर पूछ रखा है, तो प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रथम रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं, बलदेव सिंह। कौन हो जाते हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक है, बलदेव सिंह हो जाते हैं प्रथम रक्षा मंत्री। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, सॉरी भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है, बताना है यहाँ पर। प्रथम रक्षा मंत्री हो जाते हैं बलदेव सिंह। तो बात करते हैं 2016 में, 2016 में हमारे कौन हो जाते हैं, मनोहर पारीकर जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भाई, मनोहर पारीकर जी आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा बिल्कुल। वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ देखा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आपको डेट भी याद होना चाहिए, सारा की सारा मैंने बता रखा है। तो प्रथम युद्ध शुरू कब हुआ था, ये 28 जुलाई, कब हुआ था, 28 जुलाई, 28 जुलाई 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। और 11 नवंबर, है ना, 11 नवंबर 1918 में ये समाप्त हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध को हम देख लिया, तो सेकंड बार भी हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1 सितंबर, ठीक है। कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। और 2 सितंबर, ठीक है, 1 और 2, 2 सितंबर 1945 में ये हमारा समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1 सितंबर 1939 में हमारा स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। एक में लिटिल बॉय गिराया गया था और फैटमैन गिराए गए थे, है ना, 2 बम गिराए गए थे, जिसके कारण क्या है, जापान का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और उस समय क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1945 में,
ठीक है, एक संघ बनाया गया था जिसके कारण कि युद्धों को रोका जाए, ठीक है, और वार ना हो। तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो वह आपका हो जाता है 28 जुलाई 1914 में। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ से हमारा साइंस का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इससे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। जो हार्मोन्स का उपयोग होता है वो किस में होता है, ये आपको बताना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कार्य के लिए होता है, रोगों के बचाव के लिए होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। देखो पाचन के लिए तो होता नहीं है, ठीक है, पाचन के लिए एंजाइम वगैरह भाग लेते हैं। तो यही बात करते हैं ऊर्जा उत्पादन, बिल्कुल नहीं, ऊर्जा में आपके लिए मिलती है जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे आपको ऊर्जा मिलती है। तो यही बात करते हैं रोगों से बचाने के लिए, बिल्कुल नहीं, रोगों से बचाता है वो हमारी जो रक्त में होती है, ठीक है, आरबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, वो हमारे रोगों से बचाती हैं। और जो HCl होता है, ठीक है, अदर वगैरह होते हैं, ये जो होते हैं खाने को क्या करते हैं, खाने में जो जो होते हैं कीटाणु होते हैं, ठीक है, हमारा पित्त होता है वो समाप्त कर देते हैं। और वो कह रहा है हार्मोन्स का उपयोग किसमें होता है, तो आपका होता है किसमें, मेटाबॉलिज्म कार्य के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17 का आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, ठीक है। जो परमाणु का जो रासायनिक गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। परमाणु का जो रासायनिक गुण होता है वह आपके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ देखा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खेल के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। सुबह सुबह है, थोड़ी सी अटपटी आवाज़ निकल रही है, ठीक है। तो बताना यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खेल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो इसकी डेट होती है जब मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को, है ना, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 10 दिसंबर को, जब 10 दिसंबर को दिए गए थे, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 में क्या दिए गए थे, पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 10 दिसंबर 1901 से हमारा नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको याद होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुए थे, पूछ सकता है। तो 1901 में स्टार्ट हुए थे। कब दिए जाते हैं, तो भाई 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है याद रखना। और पहले जो भारतीय थे कौन थे, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो आपके हो जाते हैं टैगोर जी, ठीक है। कौन आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं, ठीक है। किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि इनकी एक कृति हो जाती है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, गीतांजलि के लिए। और कब दिया गया था, तो 1913 में ने दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, रमन जी हो जाते हैं, ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में CV रमन जी के कब मिला था, 1930 मिला था। कब मिला था, 1930 मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। यही बात कर लें शांति के क्षेत्र में, ठीक है। शांति के क्षेत्र में सबसे पहले किसे मिला था, वो हो जाती है मदर टेरेसा जी। कौन आती हैं, मदर टेरेसा जी हो जाती हैं, जिनके लिए 1969 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो तीनों की तीनों याद होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है कि सबसे पहले किसे मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में, ठीक है। यही बात करें कि भौतिकी को मिला था CV रमन के लिए भौतिकी के क्षेत्र में, तो वो मिला था 1930 में। और शांति के क्षेत्र की बात करते हैं टेरेसा जी को मिला था 1969 में, ठीक है, 1979 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे के सारे लिख लीजिएगा, ठीक है, और याद भी करना है आपके लिए। तो यही बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो आती है तुम्हारी अनुवांशिक कूट के लिए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं मोम जो होता है मधुमक्खी से होता है तो भी कीट है, शहद भी मधुमक्खी से होता है तो भी कीट है, रेशम में तो आप जानते ही हो, ठीक है, सेरीकल्चर जो होती है, रेशम की खेती होती है, तो वो भी क्या होती है, कीट से होती है। मगर बात करते हैं केसर जो है
ये पौधे से उत्पन्न होती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है। जो समुद्र का जो पानी होता है, पूछ रखा है कि उसमें क्षारीयता की मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है साधारण पानी से। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्या होती है? अधिक होती है ना, सामान्य से तो अधिक होगी अम्लता, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा होती है किस कारण होती है ना, HCl SO2 NO2 है ना, SO2 NO2 के कारण क्या होती है, ये आपकी हो जाती है नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, HCl और NO2 और SO2 के कारण, है ना। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2, नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर पूछ रखा है तुम्हारा समुद्र के पानी में क्या होती है, क्षारीयता जो होती है वो ज़्यादा होती है। फिर रखा है तुम्हारा भारी जल का सूत्र होता है, भारी जल का सूत्र कौन सा होता है बताना है। ठीक है, HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, जो अपने हमारे आमाशय में जो उत्पन्न होता है ना, आमाशय की दीवारों से निकलता है HCl। फिर बात करते हैं NaCl, Na सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, और जल हो जाता है। भारी जल पूछ रखा है तो कौन सा हो जाएगा? D2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉक्साइट किसका आवश्यक है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो बॉक्साइट है वो किसका आवश्यक हो जाता है, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होते हुए एल्यूमिनियम का हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? ऊर्जा का संरक्षण, या फिर उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो समाप्त की जाती है, ना तो उत्पन्न की जाती है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, फिर उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन वगैरह का बल देखा है। तो आगे देखते हैं, देखो ये न्यूटन का बल होता है गोली दागने के बाद। ठीक है, तो पीछे की ओर क्या करती है? धक्का लगाती है। तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो वह आपका हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और फिर बात करें, जो डी दे रखा है न्यूटन का नियम, ये दे रखा है प्रथम, जिसे जड़त्व का नियम हम कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु जिस दिशा में घूम रही है वह उसी दिशा में कार्य करती रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई बल कार्य ना करे। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ रखा है लोहा का आवश्यक है, लोहा का आवश्यक कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाता है, लोहे का आवश्यक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमेटाइट आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखा है कोशिका विभाजन निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से होता है? जो कोशिका विभाजन होता है वह किस प्रक्रिया से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, हेट्रोसिस से हो जाता है, युग्मज, या फिर माइटोसिस, कौन सा होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर कोशिका विभाजन। ठीक है, बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, माइटोसिस, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे रखा है तुम्हारा एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तो तोता उड़ना प्रारंभ करता है, तो बताएगा स्प्रिंग में क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। एक वायु अवरुद्ध है, जहां पर वायु है ही नहीं, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, कि एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है, मतलब वहां पर वायुमंडल है ही नहीं और वहां पे एक स्प्रिंग का तुला है, उसमें कौन बैठा है? तोता बैठा है। तो पूछ रखा है कि तोता जब उड़ता है तो बताना है प्रारंभ में क्या स्थिति होगी। तो आपको पता है जब निर्वात में कोई वायुमंडल नहीं होता है तो किसी भी चीज़ की गति नहीं होती है। अगर तोता उड़ता भी है बाई चांस, ठीक है, मगर उड़ नहीं सकता, तोता उड़ता भी है बाई चांस, तो स्प्रिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन होता है तो वो कहाँ होता है? वायुमंडल में होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है 27। यहाँ देखा है तुम्हारा वाटर गैस का रासायनिक का नाम कौन सा है। 2 से 3 बार बताया हुआ क्वेश्चन, तो यहाँ पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है वाटर गैस का नाम। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है COH2, क्योंकि यहाँ से कौन सा निकल जाएगा H2O निकल जाएगा और C बच जाएगा, ठीक है कार्बन। तो इस प्रकार से वाटर गैस निकल जाएगी H2O, ठीक है जली तो होता है वाटर और कुछ थोड़ी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाता है बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं 28। यहाँ देखिए DNA कहाँ मौजूद होता है। तो DNA जो होता है वो कहाँ मौजूद होता है ये आपको बताना है, ठीक है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर देगा सभी लोग कौन सा राइट होगा। RNA में होता है, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में, या फिर न्यूक्लियस एसिड में। तो एसिड में तो होगा नहीं, ठीक है। तो DNA कहाँ होता है, ठीक है बिल्कुल सही न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कि कार्यों को परिभाषित किया जा सकता है। जो कार्य है उसका सूत्र कौन सा होता है ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो बल गुणे विस्थापन होता है ना। बल गुणे क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो मतलब विस्थापन क्या होती है, दूरी, कि एक चीज को, एक वस्तु को यहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर लाया गया तो क्या किया गया, इतना क्या किया गया, कार्य किया गया। तो यही तो होता है, बल लगाया, इस पर फोर्स लगाया, ठीक है फोर्स लगाया और इस चीज़ को, इस वस्तु को कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। तो कुछ मीटर तक हमने क्या हुआ, उसे हटा दिया, तभी तो कहोगे बल लगाएगा। मगर ये यहाँ पर यहीं पर रहा तो आप कहोगे कि भी कोई कार्य नहीं किया गया, ठीक है फोर्स तो लगाया गया मगर यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। जब तक इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जाओगे तो कार्य नहीं माना जाएगा। तो बल, इस पर फोर्स लगाया मैंने और कहाँ पहुँचा दिया, इस वस्तु को यहाँ से पहुँचा दिया यहाँ। तो कितने मीटर पहुँचाया आप ये पूछोगे, है ना। तो एक तो हो जाता है बल गुणे क्या हो जाता है, विस्थापन। तो बल गुणे दूरी हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है बहुत ही अच्छा खेल गए हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखा है कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, किसको, फेफड़े को प्रभावित करती है ना, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फटाफट इनको भी देख लेते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा फटाफट, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है कीजिएगा साथ साथ में, तभी आपको क्या है आते रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। 31 दे रखा है तुम्हारा, सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है बताइएगा। सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा इतने किलोमीटर की गति से तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर घंटे की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा कितनी गति से तय करता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहली बात से पूछ रखा है कि यात्रा कितने किलोमीटर की दूरी है। दूरी दे रखी है तुम्हारी 410 किलोमीटर की दूरी। यदि वह इतने किलोमीटर की गति से 5 घंटे मोटरसाइकिल चलाता है, आप बताइएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर उसने 5 घंटे मोटरसाइकिल चलाई तो मैं दूरी निकाल सकता हूँ ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो मैंने चाल लग दी और क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई समय में, ठीक है। तो इसे बात करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, तो 250 किलोमीटर जो हो गया, 250 किलोमीटर उसने कौन क्या चला दी, साइकिल, ठीक है। 250 किलोमीटर तो वो आपके गया है साइकिल से, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, ठीक है। टोटल दूरी दे रखी है तुम्हारी 410। अगर उसने 250 किलोमीटर साइकिल चला ली तो कितना बचा, आप कहोगे यहाँ पर बच जाता है 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर वह पैदल गया होगा, यही तो होगा। वह कह रहा है शेष 4 घंटे में यात्रा तय करता है। शेष मेरी बची है 160, 4 घंटे में तय कर रहा है। तो मैं दूरी ज्ञात कर सकता हूँ, सॉरी गति ज्ञात कर सकता हूँ ना, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मैंने यहाँ पे शेष दूरी लगा ली और यहाँ से मैंने समय रख दिया। अब जब इसे करूँगा तो चाल मेरी ज्ञात हो जाएगी ना, सेकंड वाली। 4 से करूँगा तो 4 चौक 16, कितना हो जाता है,
40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी जो गति यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? ठीक है, यहाँ देखा, एक दुकानदार इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से काजू बेचता है, इतने किलोग्राम की दर से काजू बेचता है और 8% हानि वहन करता है। जब उसने 1 पॉइंट इतने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से फैसला किया है तो इसका क्या परिणाम होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ दिक्कत लग रही थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, मैंने आज देखा। देखो यहाँ पर बात करते हैं, पॉइंट लगा रखा है और यहाँ पर सिर्फ कॉमा लगा रखा है। ठीक है, तो उसमें कुछ डिफेक्ट है। मैंने बहुत कोशिश की इस क्वेश्चन को करने की, मगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, मगर मैं आपको क्या है, ये कल देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर कल देने वाला हो, यहाँ पर कुछ डिजिट है, यहाँ पर कुछ चेंज दे रखी है, वो जिस चेंज की वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में दे रखा है, ऊपर पॉइंटों में नहीं है, तो इसको मैं कर को देख लूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने किया था, इसे मैं कल दूंगा आपके लिए। ठीक है, इसे आप कोशिश कीजिएगा, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 33 का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है? यहाँ देखा है, यदि एक दुकानदार इतने रुपए में एक वस्तु बेचता है जो इतने रुपए के रूप में चिन्हित है तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है, ये आपको बताना। एक बार बताइएगा, अंकित मूल्य जो दे रखा है, ठीक है, जो आप जानते हो प्रोडक्ट कोई लेते हो तो उस पर अंकित मूल्य जो होता है वो समझ लेते हैं कि 1250 रुपये दे रखा है। उसने वह विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने में, 1500 रुपये में बेच दिया, तो बताना है यहाँ पर 1500 रुपये के रूप में चिन्हित करता है तो वस्तु बेचता है, सॉरी यहाँ पर उसने 1250 रुपये में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो आपका हो जाता है 1250 रुपये, और उसका जो अंकित मूल्य हो जाता है, जो अंकित मूल्य होता है, जो उस पर लिखा हुआ है वो आपका हो जाता है 1500 रुपये। तो बताना है उसने कितने परसेंट छूट दी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आप यहाँ बताइएगा, उसने 1500 रुपये अंकित किए और 1250 रुपये में बेच दिया, तो छूट कितनी दी होगी? तो आप कहोगे यहाँ पर 0, 5 और 2, मतलब 250 रुपये की उसने क्या दी, छूट दी। 250 रुपये की छूट दी, और छूट हमेशा किस पे होती है, ज़्यादा रुपए पर होती है, मतलब अंकित मूल्य पर होती है। तो कितने पर, 1500 रुपये पर छूट दी होगी। और मल्टीप्लाई जब परसेंटेज में चेंज करोगे, परसेंटेज में पूछ रखा है, जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से करेंगे भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं इसे करूँगा 0 से 0, 0 से 0, 15 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 से काट लो। ठीक है, 5 3 15 और 5 25, यहाँ पर 50 बटे कितना आ जाएगा, 3। जब इसे काटेंगे तो इतना पता है मुझे पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों में सिर्फ एक ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना हमें एग्जाम में नहीं करना है, हमें पता है कि पॉइंटों में आने वाला है, तो पॉइंटों में एक ही संख्या दे रखी है, तो बस बिना झिझके लगा देना है ऑप्शन पे। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 34 का। यह देखा, परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछ रखा है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। एक बात बताइएगा, एक काम है 1/4, ठीक है, एक काम है 1/4, टोटल काम नीचे वाला जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है, मतलब वास्तविक काम हो गया यहाँ पर। तो टोटल काम जो था 4 काम था, मगर उसने काम कितना किया, एक काम किया। एक काम करता है 10 दिन में। ठीक है, याद रखना। क्या हुआ यार बाहर, हाँ तो हम कहाँ तक पहुँच गए, थोड़ी शोर शराबा हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कि 10 दिन में कोई कार्य करता है 1/4। तो एक बात बताइएगा, एक काम जब वह 10 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने में करेगा, तो आप कहोगे टोटल काम क्या होता है, नीचे वाला होता है, तो कितना हो जाएगा, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 दिन में। तो यह बंदा जो टोटल काम है, ठीक है, जो परिमल जो है, पी मान लेते हैं, पी, ठीक है, परिमल जो है टोटल काम कितने में करता है, 40 दिन में करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला काम होता है टोटल,
यहाँ पर एक काम कर रहा था तो 4 काम कितने में करेगा, तो आप कहोगे 40 दिन में करेगा। फिर रखा है दूसरा है आपका सलीम, सलीम कर लेते हैं एस से, ठीक है, एस से सलीम हो जाएगा बचा हुआ कार्य। अब जब 1/4 काम मतलब 4 में से एक काम किसने कर लिया, परिमल ने कर लिया, तो बचा कितना होगा, आप कहोगे 3/4 काम बचा होगा, है ना। तो जो 3/4 काम जो है वो कौन करता है, सलीम करता है। और सलीम कर कितने में कर रहा है, ये कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, ये कितने में, 20 दिन में कर रहा है। तो अब बताना यहाँ पर कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सलीम जो है 20 दिन में 3 भाग कर रहा है और टोटल भाग कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 80 बटा कितना हो जाएगा 3। अगर मैं 80 से 3 भाग दे दूंगा तो एक भाग मुझे ज्ञात हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा ना। टोटल भाग की टोटल इतना में कर रहा है तो बिल्कुल सही, क्योंकि 3 भाग कर रहा है वो कितने 20 दिन में, तो 4 दिन में कितना करेगा ये निकालना है। तो मैं 20 से 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 80 लिख लूँगा, ऊपर 4 से भाग दूंगा तो मुझे 4 जो इसका भाग होगा वही मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है जो परिमल है वो कर रहा है 40 दिन में टोटल काम, और जो हमारा दे रखा है तुम्हारा सलीम, ठीक है, सलीम कर रहा है तुम्हारा कितना 80/3 दिन में। तो टोटल काम हमारा कितना बना, पहले ये निकाल लो, एलसीएम इसका कितना होगा। एलसीएम की बात करें 80 दोनों से कट जाएगा तो टोटल काम जो होगा वो कितना हो जाएगा 80 आपका हो जाता है, ठीक है। टोटल काम आपका कितना हो जाता है 80 आपका हो जाता है, ठीक है। यही बात करते हैं तो इसका क्या करें, काट के देख लो, ठीक है, एक दिन का काम निकाल लो। तो 40 80 काटेंगे कितनी बार, 2 बार जाएगा, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, मगर 3 से क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 बार जाएगा और 3 से क्या होगी इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं जो परिमल है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। और यही बात करते हैं जो सलीम है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। और वो कह रहे हैं दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, मगर टोटल काम है कितना 80 है, तो 5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 1 5 5 36, तो कितने दिन में दोनों के दोनों कार्य कर देंगे, तो 16 दिन में इस कार्य को यह निपटा देंगे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर भाई डी आ रहा है 34 का, ठीक है, 34 का, तो बिल्कुल अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को देखिएगा 35 का, यह देखा है कि वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 है, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल जो था वो 28 था, उन भाई और बहन की उम्र आपको ज्ञात करना है, कौन सा हो जाएगा। तो पहली बात आप ऑप्शन से कीजिएगा, बहुत ही इजी आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो अगर बात करते हैं वर्तमान की, वर्तमान में दे रखा है भाई और बहन की उम्र का जो योग है वो कितना दे रखा है 21, मैंने भाई मान लिया, ठीक है, ब्रदर जो है वो मैंने मान लिया बी, और उसकी बहन है तो बहन क्या हो जाएगी गर्ल्स मैंने मान लिया, ठीक है, गर्ल्स मान लिया, सिस्टर होते हुए सिस्टर ऐसे कर दो, ठीक है, सिस्टर। दोनों का जो योग है वर्तमान में वो कितना दे रखा है 21 वर्ष। पहली बात तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, 21 वर्ष यहाँ हो रहा है बताइएगा, बिल्कुल यहाँ भी सभी में 21 वर्ष हो रहा है। फिर देखा है 5 साल पहले, मतलब कहाँ जाएंगे पहले, 5 साल जब पहले जाऊंगा तो इसकी 5 साल घटेंगी, ठीक है, और उनका गुणनफल जो है 5 साल पहले इनका गुणनफल जो है ब्रदर का और सिस्टर का वो कितना हो जाता है 28 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है उन भाई और बहन की उम्र क्या है, तो बताइएगा। अगर मैं वर्तमान की बात करता हूँ, ठीक है, वर्तमान की बात करता हूँ तो 21 वर्ष सभी में दे रखिए, 21 वर्ष सभी में है। अब 5 साल पहले कर लेते हैं, जब 21 में से 5 इसकी भी घटेगी 5 इसकी भी घटेगी, दोनों का योग दे रखा है 21, जब मैं इसमें से 10 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, आप कहोगे सिर्फ बचेगा भाई 11। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों में से 5 घटा दूँ, दोनों में से 5 घटा दूँ तो उसका जो मल्टीप्लाई आने वाला होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, सॉरी इनका योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। अगर मैं 9 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे 4 बचेगा, और 12 में से 5 घटाऊंगा तो बचेगा 7, अगर दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 11 आ जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ 5 घटाऊंगा 1 बचेगा, इसमें से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा,
तो बचेगा 10। तो यहाँ पर भी भाई कितना आ रहा है, रुको, यहाँ पर भी जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 11 आ रहा है, मगर इसकी मल्टीप्लाई जो आने चाहिए वो कितने आना चाहिए, 28 आना चाहिए, मगर यहाँ पर मल्टीप्लाई जो हो रही है 7 चौक 28 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी आप चेक करके देख लो, बिल्कुल राइट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई क्या करना है, इन क्वेश्चनों पे हमें क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को एग्जाम में हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट हमें कहाँ जाना है, ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है और जो हमारा क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उस पर क्या करना है, सर्टिफाई करना है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में एक्स बाई रख के मत कीजिएगा, वरना बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन उठाइएगा, बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिएगा। यहाँ पर देखा है 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियाँ हैं। उन लड़कियों का जो औसत है वो 51 किलो है, औसत वजन, ठीक है, 51 किलो है, और पूर्ण कक्षा का जो औसत वजन है वो 55.5 kg है। तो कक्षा में जो लड़कों का औसत पूछ रखा है कि लड़कों का औसत वजन कितना होगा, ठीक है, बताएगा। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगर बात करते हैं 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 55 छात्र हैं। लड़कियां कितनी हैं, अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स आपकी हो जाती हैं कितनी, 34 लड़की, कितनी हो जाएंगी भाई, आपकी 34 लड़कियां हो जाती हैं। इनका औसत वजन दे रखा है 51 kg औसत वजन है। तो मैं इसका टोटल वजन निकाल लूँगा, है ना। टोटल वजन निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकन हो जाएगा 4, और इसको कर लेते हैं, ठीक है, 51 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4 पंजी 20, 3 एकन 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का आ जाएगा 3, और यहाँ पर 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो टोटल वजन आपका हो जाएगा वो कितना आ जाता है, ठीक है। टोटल वजन की बात करते हैं, ये निकल के आता है 1534। कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 1534 निकल के आ जाता है टोटल वजन, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉरी यहाँ पर आगे कीजिएगा, आगे का पूछ रखा है, ठीक है। अगर आगे की बात करते हैं, आगे यहाँ पर दे रखा है कि पूर्ण कक्षा का, अब यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि पूर्ण कक्षा का जो वजन है, ठीक है, क्या हो रहा है, जो पूर्ण कक्षा का जो वजन दे रखा है वो आपके सामने दे रखा है इतना, ठीक है, कितना 55.5। तो ये तो हमने सिर्फ निकाल लिया गर्ल्सों का। अब हम पूर्ण कक्षा का निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल, जो टोटल कक्षा का जो वजन है, जो टोटल कक्षा का वजन है वो हमने यहाँ पर निकाल लेते हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 55 छात्र हैं। टोटल वजन कितना दे रखा है, ये देखा है तुम्हारा 55.5 दे रखा है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, औसत वजन कितना होगा देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग। तो 55 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 55 का 5 हासिल लगे 2, 55 25 26 27 के 7 हासिल लगे 2, 55 25 और 27, ठीक है। इसको भी कर लेते तो यहाँ पर भी यही आएगा 5 7 7 2, ठीक है। ऐड कर लेते हैं फटाफट, कितना आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 2 कितना हो जाएगा 7 8 9, और एक 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका हो जाता है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाता है, ये आ जाता है 3052.5 आपका हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहे कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना होगा, टोटल वजन इतना दे रखा है, लड़कियों का वजन इतना दे रखा है, तो लड़कों का वजन निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो लड़कों का वजन कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल वजन में से लड़कियों का वजन यहाँ पर घटा दूँ, ठीक है, लड़कियों का वजन यहाँ पर घटा दूँ तो टोटल औसत वजन में निकल आएगा ना, औसत वजन जो होगा वो हमारा यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 34 जो दे रखा है, यहाँ पर 33 कर लेते हैं, कितना 33 कर लेते हैं, 0.5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 0.5 जो होगा वो एक साइड में हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर लीजिएगा, बताएगा क्या होगा। ऐसा करो 25 मत करो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इजी बनाना है ना, पॉइंटों को क्या करना है, इजी बनाना है। तो ऐसा करो यहाँ पर आप बढ़ा लो, 30 कर लो, पॉइंट हटा दो, ठीक है, 30 कर लो, पॉइंट हटा दो, 0.5 मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ठीक है। बाद में क्या करूँगा, इसे माइनस कर दूँगा आगे जाके, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, अगर 13 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 9,
और यहाँ पर जो दे रखा है तुम्हारा 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर आपका हो जाता है 0 है, हाथ से ले लेंगे 10 में से आपका 5 गया तो कितना बचा 5, यहाँ पर बचा आपका 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कितना 2519। मगर यहाँ पर हमने कुछ और भी लिया था, क्योंकि 0.5 ने बढ़ाया था, 0.5 में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 19 के बजाय नहीं आएगा, 19 के बजाय आपका आ जाएगा 18 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वजन बच जाता है किसका, वयसों का, मतलब जेंट्स होगा। ठीक है, लड़कों का पूछ रखा है कि लड़कों का औसत वजन क्या होगा। टोटल छात्र कितने हैं 55, लड़कियां कितनी हैं 34। तो बताइएगा लड़के कितने बचे, तो 1 और 2 21 बचे लड़के। जो टोटल वजन दे रखा है लड़कों का कि 2518.5, अगर मैं इसको 21 से भाग दे दूंगा टोटल लड़कों से, तो जो बॉयसों का जो औसत वजन है, बॉयसों का जो औसत वजन है वहाँ पर निकल आएगा ना, क्योंकि टोटल एक प्रकार से वजन है ना, सभी छात्रों का योग, वजनों का योग बटे छात्रों की संख्या, इससे जब डिवाइड करूँगा तभी मेरा क्या आएगा, औसत वजन निकल के आ जाएगा लड़कों का। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, इसे काटिएगा फटाफट, इसका आंसर कौन सा होगा देखिएगा भाई। ठीक है, बताएगा यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, कौन सा राइट होगा बताएगी फटाफट, है ना, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो अब इसे काटें तो कितनी बार जाएगा, 11 से कटेगा नहीं, 21 से, 3 से कटेगा ना, बिल्कुल। देखो अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। 5 से पहले काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काटिए कितनी बार जाएगा, 5 25 की 5, हासिल लगा 1, सॉरी 5 25 पूरा बार जाएगा 0, और 5 3 15, और 5 7 35। ठीक है, 3 से कटेगा 7 3 12 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, 3 से काट, 3 से 21, 3 से काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 1 3, यहाँ बचा 2। ठीक है, 2 हो गया 20, 3 में 3 छक 18, बचे 2 हो गया 3। ठीक है, 3 7 21, 2 हो गया 7, 3 नेम 27। ठीक है, अब 7 बार जाएगा, नहीं कटेगा ये। 7 से देख लेते हैं, 7 से काट के इसे। ठीक है, अगर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, बचा 1 हो गया 17, 7 दूनी 14। ठीक है, बचे कितने आपके, 7 दूनी 14 3 हो गए 39, 7 चौक 28, 7 5 35, नहीं कटेगा ये, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 14 से इसे काटेगा कितनी बार जाएगा। ठीक है, जो हमारा बचता है 1669 को हमें 14 से काटना है, कितनी बार जाएगा इसको देखो। ठीक है, 14 से काटने हैं, कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से तो भाई कट नहीं रहा है। ठीक है, 7 से तो कट नहीं रहा है, 14 1 14, तो ये कट ही नहीं रहा है ना। इसे भी सॉल्व कीजिएगा फटाफट, है ना, सॉल्व करना है भाई, कैसे कटेगा। ये गलती तो नहीं हुई गई है ना, गलती तो नहीं हुई है। 55 में से 1 बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 21 तो बचेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अरे यार, देखते हैं, रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, भी इसे करते हैं। ठीक है, यहाँ दे रखा है, जो गर्ल्स दे रखी थी वो कितनी है 34, और मल्टीप्लाई अगर मैं 51 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका कितना आ जाएगा, 1734 आया था, है ना, 1734 आया था। अब बचते हैं तुम्हारे, टोटल हमारे कितने जाते हैं, टोटल हमारे छात्र हैं 5500। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल वजन कितना दे रखा है हमारा, औसत वजन बात करते हैं, दे रखा है 55.5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा 55.5,
तो आपका आया था वह हो जाता है तुम्हारा 3052.5 आया था। ठीक है, अब मैं इसे टोटल में से जो टोटल छात्र रखे हैं 55, गर्ल्स घटा दूँ 34, तो 5 में से 4 गया बचा 1 और 5 में से 3 गया बचा 2। ठीक है, और अब जो हमारा बॉयज़ बच जाते हैं, ये बॉयज़ बच जाते हैं, और जो वजन हमारा घटकर आता है वो हमारा कितना निकल के आता है। ठीक है, अगर मैं टोटल छात्रों में से गर्ल्सों का वजन घटा दूंगा तो मेरा निकल आएगा किसका, बॉयज़ों का वजन। ठीक है, तो माइनस कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, 1734 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो वह आपका हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, 1318.5 निकल के आ जाता है। ये हमारा निकल के आया था। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि बॉयज़ों का औसत निकालना है। तो टोटल वजन बटे मैं क्या करूँगा, छात्रों की संख्या है ना, 2200 की संख्या, तो 22 संख्या थे 21 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो दे रखा है औसत वजन, लड़कों का औसत वजन, वह निकल के आ जाएगा। तो अब इसे काटिएगा। ठीक है, अब इसे आपको काटना है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल फटाफट सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देखिएगा। ये थोड़ा सा क्या है, हार्ड इक्वेशन है, थोड़ा सा जो हार्ड इक्वेशन इसकी कैलकुलेशन काटने में दिक्कत का, पॉइंटों में दे रखी है। हाँ, क्या दे रखी है, पॉइंटों में दे रखी है, काटने में दिक्कत तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ये 62 हो जाएगा, 62.78 आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई भी राइट आंसर नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आपको FM मिलेगा, मतलब पूरा नंबर मिलेगा, इस क्वेश्चन का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 62.78 आ रहा है, यहाँ पर 62.78 आ रहा है, तभी तो मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी। मैंने कि यार इसमें से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर लगा सकते हैं, वैसे 62 लगा सकते हैं, कह सकते हैं तब, मगर फिर भी इसका FM मिलेगा। गलत क्वेश्चन है ना, यह गलत क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, वो भी गलत क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमें तो करना है, बस आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा राइट है। तो भाई इस प्रैक्टिस सेट में आपका 2 क्वेश्चन गलत दे रखे थे, दोनों क्वेश्चनों का आपको क्या मिलेगा, FM मिलने वाला है। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है प्रभात ने 12 दिन में एक काम को पूरा कर लिया। एक काम को जो प्रभात है उसने कितने दिन में कर लिया, 12 दिन में कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम पूरे दिन में करेंगे। बचा हुआ जो काम है, यहाँ पर बचा हुआ काम नहीं होगा। ठीक है, बचा हुआ काम नहीं होगा। टोटल दे रखा है कि संतोष जो है ये 12 दिन में करता है। ठीक है, और जो संतोष है वो 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो जाता है 12। एक दिन का यूनिट वर्क निकाल लो सभी का। ठीक है, तो 12 से भाग दूंगा 12 को तो 1 आएगा। ठीक है, और 6 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा जो प्रभात है वो 1 दिन में कार्य करता है 1, और जो हमारा संतोष है वो 1 दिन में कार्य करता है 2। तो टोटल मिलाकर ये दोनों कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 1 दिन में काम करेंगे 3। काम दे रखा है 12 को 3 से भाग दूंगा तो ये कितने दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे, तो आप कहोगे 4 दिन में जो होगा ये पूरे दिन को पूरा जो काम है वो हमारा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 38। यहाँ देखा है 0.01 मल्टीप्लाई 0.03 को मल्टीप्लाई माइनस घटाना है इतने में से, तो आंसर हमारा जो रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, बॉड मास के अनुसार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 एकन कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 0 0 0 0, तो जितनी बार पॉइंट है यहाँ पर 2 और 2 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या करना है 0.0003, तो ये भी सेम है ये भी सेम है। जब सेम में से सेम जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 39 का आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखा एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में देखिए यहाँ पर मिनट में पूछ रखी है, तो फटाफट लीजिएगा कितना तय करेगी। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता क्या है, पहली बात दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल बटे दूरी बटे समय, है ना, बिल्कुल।
तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4/4 गुणे समय होगा बटे समय होगा, बताइएगा। 4 बराबर होता है तुम्हारा दूरी बटे समय, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो समय। करिएगा भाई यहाँ पर क्या होगा, कितनी दूरी तय करेगी, कितने 45 मिनट में। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं बस। कितना दे रखा है, 75 किलोमीटर दे रखा है, 75 किलोमीटर दे रखा है, ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 75 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है 1 घंटे में, 1 घंटे में। तो अगर मैं टोटल दूरी की बात करूं, अगर मीटर में चेंज करूं, क्योंकि किलोमीटर दे रखा है यहाँ पर, है ना, किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर में ही चेंज कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल जो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितनी है, 75 किलोमीटर, 1 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट चलेगी, 60 मिनट में चलेगी ना इतनी। तो कह रहे 45 मिनट में कितनी चलेगी, तो जब 60 से भाग दूंगा तो 1 मिनट का निकल के आ जाएगा, तो 45 से भाग दूंगा तो 45 मिनट का निकल के आ जाएगा, ठीक। किलोमीटर में ही पूछ रखा है इसलिए, तो मीटर में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 5 से काट दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 नहीं 45, और 5 1 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 3 9, और 3 चौक जाएगा 12। अब 4 से कटेगा नहीं क्योंकि पॉइंटों में यहाँ पर आंसर आने वाला है, ठीक है। 3 से कर देंगे, 3 पंजे 15 के 5, यहाँ से लगा 1, और 7 3 21 और 1 22, तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाता है 225। 225 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति मिनट में। 4 से भाग दूंगा, 4 पंजे आपका हो जाता है 20, यहाँ बचे फिर 4 छंग हो जाएगा 24, बचे कितना 1, मैंने 0 लगा लिया पॉइंट रख के, ठीक है। तो 4 दूनी 8, और फिर आ जाएगा 2 और 0 रखेगा, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 56.25 आपका आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ दे रखा है sin 30 का मान कितना होता है, तो 1 2 1 2 3 2 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 41 का। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 2048 और 960 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताना है, कौन सी विभाजित करेगी, ठीक है। पूर्ण रूप से कौन सी सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी, आपको पूछ रखा है सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है जो है इस संख्या को, इन दोनों संख्या को क्या कर लेगी, डिवाइड कर लेगी, काट देगी, ठीक है। बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 2048 और एक संख्या दे रखी है आपकी 96, ठीक है, 960। तो अब बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहली बात यह देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 68। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह आपकी हो जाती है 68। तो इसे डिवाइड कीजिएगा फटाफट, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा 68 से, कटेगा या नहीं कटेगा। तो बात करते हैं 68 किसकी, मल्टीप्लाई होती है 68, है ना, 8 8 64 तो होती है, मगर 68 किसकी होती है बताइएगा फटाफट। 68 से कटेगा नहीं कटेगा, देख लेते हैं काट के, है ना, तो इसको देख लो 68 से कटेगा नहीं कटेगा। तो बात करते हैं यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 3 6 और 2 चौक 8, यहाँ 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अगर 2 से काट दूंगा 2 कम 2 2 7 14, 17 से 24 नहीं कटेगा, 17 34 होता है, तो इससे तो कटेगा नहीं, तो ये तो फिर होगा नहीं, ठीक है, ये तो फिर होगा नहीं, पहली बात ये होगी, ये तो होगा नहीं है। नेक्स्ट बड़ी संख्या कौन सी है, तो 64 हो जाएगी। तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 8 8 64। अगर यह दोनों संख्याएं 8 से कट जाएंगी तो ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 1 8 16 कट जाएगा, इसका मतलब ये तो कट जाएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16 बचे 4, हो गए 44, ठीक है, 8 3 4 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो बचे 4 हो गए 48, और 8 छंग कितना हो जाएगा 48, बिल्कुल ये भी संख्या इससे कट जाती है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला, चतुर्भुज के चारों कोनों का
जोड़ जो होता है वो कितना होता है, चतुर्भुज होता है इसके चारों कोणों का योग पूछ रखा है कि चारों कोणों का योग कितना होगा। तो पता है चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। और ये भी कितने हो जाएंगे, तो ये भी 180 हो जाएंगे। अगर चारों कोणों की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 360 अंश हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखा है यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, संख्या ज्ञात करना है। किसी संख्या के वर्ग को, ध्यान रखना, यदि एक संख्या के वर्ग को वर्ग में से घटाया जाए, ठीक है, उसके वर्ग में से घटाया जाए तो दशावन कितना हो जाएगा 100। 100 में से 10 घटाऊंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90। वो कह रहा है 20 शेष बचेगा, तो ये तो हो नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं पहली बात। दूसरे को करेंगे 20 20 में कितना हो जाएगा 400। अगर 400 में से मैं 20 घटाऊंगा तो मेरे पास तो बहुत ही बचेगा, 380 बचेगा। तो ये तो 20 शेष आ नहीं रहा है, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, पचम कितना हो जाएगा 25। 25 में से 5 जाएगा मेरे पास कितना बचेगा 20। तो बिल्कुल 20 शेष यहाँ पर बच रहा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 44। ठीक है, 44 को देखिएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। यहाँ दे रखा है इतने इतने का मान क्या होगा। तो आपको पता है ये किसका फार्मूला, अगर फार्मूला याद होगा तो आराम से कर दोगे। ठीक है, यह जो फार्मूला है अगर आपको याद होगा तो आराम से कर दोगे। तो आपको पता है फार्मूला किसका होता है, ए की क्यू प्लस बी के क्यू का होता है ना। ए की क्यू प्लस वी के क्यू का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा आंसर हो जाता है। याद रखा है यदि बाई की घात 10 और बाई की घात 5 और बाई की घात के और बाई की घात 2 के, तो पूछ रखा है के का मान क्या होगा। एक बार बताएगा, नीचे की संख्या तो सेम है, ये करड़ी का सब करड़ी का सूत्र देखा है आपको। ठीक है, करड़ी का जो क्वेश्चन दे रखा है, नीचे की कोई संख्या सेम होती है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। और ऊपर की पता है जब ये मल्टीप्लाई में होती हैं तो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो एक तो हो जाएगा 10 + 5 और एक हो जाएगा k + 2y, यही तो हो जाएगा। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूँ 2k, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाई नहीं होगा 2k हो जाएगा। इनको ऐड करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3k, क्योंकि यहाँ पर 1k और 2k कितने हो जाएंगे 3k। तो k बराबर कितना आ जाएगा, अगर k बराबर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 15/3 आ जाएगा। और तो k बराबर कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 है ना। k बराबर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 5 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ेगा, अब यहाँ से हमारी सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, 46 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, यदि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को बताना है कौन सा अक्षर बिल्कुल राइट होगा। अगर विरोधी शत्रु है, विरोधी जो है वो शत्रु से संबंधित है तो बताना है विपत्ति किससे संबंध हो जाएगी। तो विरोधी कौन करता है, शत्रु होता है। विरोधी हमेशा क्या होता है, शत्रु होता है। तो विपत्ति हमेशा क्या होती है, कठिनाई होती है। उसका नाम ही पूछ रखा है तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, कठिनाई यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट की बढ़ते हैं। यहाँ पर 47 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। यहाँ पर विषम कौन सा दे रखा है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, विषम बताना है। विषम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बताएगा विषम कौन सा है। तो एक ही बात करते हैं, अगर सम विषम की बात करोगे तो सम विषम के अनुसार तो हमारा गुण संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। मगर ये फार्मूला यहाँ पर पुट नहीं होगा, इतना इजी फार्मूला नहीं देगा। आगे देखो क्या पुट कर सकते हो, 13 हाँ 26 13 छक्का 78। देखो 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा, 13 से ये भी कट जाएगा, मगर 13 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 48 दे रखा है तुम्हारा। एक अनुक्रम दे रखा है तुम्हारा, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट कीजिएगा। दे रखा है तुम्हारा 826 480 346 134। आगे पूछ रखा है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला बताइएगा भाई।
ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर रहने वाला है यह आपको बताना है। तो बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, बताएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहली बात तो ये देखो, यहाँ पर जो है वो हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 4 चौक 16, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है। एडिशन हो रहा है क्या, एडिशन देखो, एडिशन 6 की 6, 6 4 12, बिल्कुल एडिशन हो रहा है। देखो यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ तो कौन सा ऐड हो रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, सीधी बात। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो 346 में से 134 में अगर घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 212 यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, सॉरी 212 कैसे होगा ना, एडिशन कर रहे हैं ना, नहीं 212 एडिशन ही हो रहा है, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। देखो इसको और इसको ऐड किया तो मेरे पास 4 और 6 10, 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, एडिशन हो रहा है। इसको ऐड कर रहा हूँ इन दोनों को तो मेरे पास ये निकल के आ रहा है, एडिशन ही हो रहा है। ठीक है, तो भाई एडिशन ही होगा। ठीक है, 212 ही निकल के आएगा आंसर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बोलो क्या क्या है, अच्छा खेल गए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 49 देखा है, यदि इतने को इतना कहा जाए, इतने को इतना कहा जाए तो इतने का क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर कॉपी राइटिंग का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कॉपी का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी की बात करते हैं। सी को क्या लिखा जा रहा है, सी को लिखा जा रहा है 8। तो 8 कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। लास्ट वाले को देख लो, अब लास्ट में टी को क्या लिख रहा है, टी को लिख रहा है तुम्हारा 6, टी को 6 लिख रहा है, 6 में इसमें तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कॉपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 को देखिएगा। क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की और पी पुत्र है आर का, तो एल क्या लगा पी का। ये ब्लड रिलेशन का हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखा है क्यू पुत्र है पी का, तो पी का पुत्र जो है वो कौन है, क्यू है। ठीक है, तो एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा पी, क्योंकि पिताजी है, पिता है, ये कन्फर्म नहीं है पी है कौन। ठीक है, एक्स पुत्री है क्यू की, अब क्यू की पुत्री है, नीचे जाएंगे पीढ़ी नीचे आ गए थे, है ना, क्योंकि पुत्री है तो नीचे जाएंगे पीढ़ी। फिर कह रहा है कि आर बुआ है एक्स की, अब एक्स की बुआ आर होगी तो क्यू की कौन होगी, क्यू की बहन होगी। क्यू की कौन होगी, क्यू की भी बहन होने वाली है, तभी तो एक्स की बुआ होगी। तो आर बुआ है किसकी, एक्स की, और एल पुत्र है आर का। जो एल पुत्र है, सॉरी यहाँ पर आर बुआ है ना, बुआ कौन है, आर है। फिर पूछ रहा है कि एल पुत्र है आर का, अब आर एल जो पुत्र है वो किसका है, आर का, तो नीचे लिख देंगे, है ना, एक पीढ़ी चला आएगा, पुत्र है तो प्लस कर देंगे। फिर पूछ रखा है तो एल क्या लगा पी का, जो एल है वो क्या लगा है पी का, मतलब ये कौन है एल पी का, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, दोहिया पुत्र, दोहिती पुत्र, देहोती पुत्र, देखो दोहिती पुत्र, पुत्री या फिर भतीजा। अगर बात कर दे पी पूछता तो लगता है इसका नाना, कौन लगता, नाना। तो अब पूछ रखा है यह कौन लगेगा उसका, तो बताएगा दोहिता पुत्र लगेगा, यहाँ पे दोहिती पुत्र लगेगा, तो दोहिती लगेगा या फिर दोहिता पुत्र लगेगा, तो बताएगा इसका आंसर कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भतीजी तो होगा नहीं, पहली बात ये, ना तो पुत्र लगेगा, इन दोनों में से एक लगेगा। तो इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है, जो कि आपको क्या हो, याद हो जाए कि दोहिता पुत्र कैसे कहते हैं और दोहिती पुत्र कैसे कहते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पूरा मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा दिया है आपको, इसमें से ही आंसर ढूंढना है, बताना है आपको। क्या एक बार इसे सर्च करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बताऊँगा तो भी याद तो होगा नहीं, भूल जाओगे, खुद निकालोगे
गूगल से सर्च करके कहीं से भी निकालना, ठीक है, इसे निकालो और फटाफट इसे आंसर दो। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। वैसे तो आपको सारे के सारे बिल्कुल राइट समझा रखे हैं और बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। सीधी बात तो रही है। और फ्रेंड्स एक बात, अगर किसी भाई को बुक चाहिए, ठीक है, जो हमारी राम सिंह यादव वाली बुक होती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली, अगर चाहिए तो ओनली 25 रुपये में हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। अगर आपको राम सिंह यादव वाली बुक चाहिए तो वो भी ओनली आपको 25 रुपये में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोनों बुकों का कॉम्बो जो हो जाता है ओनली 50 रुपये में हो जाता है, ठीक है। दोनों बुकें हमारे यहाँ से ओनली 50 रुपये में आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।